नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने। यहाँ पर आप सभी लोग के सबसे महत्वपूर्ण उन प्रश्नों को लेकर के जो आपके यहाँ पर प्रस्तावित परीक्षा जो प्री होने वाली यहाँ पर बीपीएससी परीक्षा, यहाँ पर यूपीपीएससी, आरओ और साथ ही साथ आगामी कुछ समय में बहुत सारे छात्र यहाँ पर राजस्थान सिविल सर्विसेज की भी अगर परीक्षा देना चाहते हैं तो वो भी जो है आपके सामने फॉर्म आने वाला है। तो उन सभी परीक्षाओं के लिए भैया जो है ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको कुछ नहीं करना, ये सारी चीज़ें पढ़िए। स्टेट स्पेसिफिक के लिए अलग से क्लास इसी चैनल पर चलाई जाती है, आप जा करके देख सकते हैं। तो उन सारी क्लासेस को देखिए और कुछ नहीं करना, बस पढ़ते रहिए क्योंकि क्या होगा, एक दिन पढ़ते पढ़ते आप सारी कठिनाइयों को दूर करते हुए सिलेक्शन लेकर के अपने सपनों को, परिवार के सपनों को और अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए भैया आज के समान अध्ययन प्रथम के प्रैक्टिस सेट को चालू करते हैं, जो कि इस कड़ी में 80वीं क्लास है भैया। और यहाँ पर आप लोग एक से बढ़कर एक प्रश्न देखने वाले हैं। अगर मैं फिर बता रहा हूँ, इस क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप आज यहाँ के 20 प्रश्नों में अगर आप, मैं कहता हूँ 17 से लेकर मैं कहता हूँ 16 से अगर आप ज्यादा सही कर लेते हो, अगर आप 16 प्लस सही कर ले रहे हो, यकीन मानो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता आगामी इन सारी परीक्षाओं में तुम्हें सफल होने से। लेकिन आप अगर 16 सही कर पाते हैं तब, अगर नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी आपको बहुत तैयारियों की जरूरत है। उसके लिए यहाँ पर 2 क्लासेज आपको चलाई जाती है, सुबह 10 बजे, शाम को 4 बजे। शाम वाली क्लास आपकी सब्जेक्टिव होती है। तो आज का पहला प्रश्न के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। यूरोप में स्थित निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक एक कह रहा है बाल्टिक राज्यों में शामिल नहीं है? चलिए भैया जवाब दीजिए। आपको पता है कि यहाँ पर अक्सर प्रश्न बाल्कन और बाल्टिक के नाम से पूछ करके आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो इस चीज को आपके पता होना चाहिए। तो जब यहाँ पर बाल्टिक की बात हो रही है तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको पता है बाल्टिक कंट्रीज की संख्या केवल 3 है और उनमें से जो नहीं है भैया वो आपका कौन सा, रोमानिया। ये आपका कौन सा भैया, रोमानिया आपका बाल्कन होता है। देखिए बाल्कन जो देखा जाए तो कुल देशों की संख्या 11 है। जी भैया, बाल्कन देशों की संख्या कुल 11 है। आप मैप में देखिए, आप यहाँ पर देख रहे ये एरिया, ये रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, कोसोवो, नॉर्थ ग्रीस, अल्बानिया, उसका क्रोशिया, स्लोवेनिया, हंगरी, उसके बाद टर्की का जो आपका यूरोप का हिस्सा है वो, ठीक है, और ये मोल्दोवा, ये सारे जो आप देख रहे हैं 11 कंट्रीज जो यहाँ पर ये आपके बाल्कन में आते हैं। वहीं अगर मैं इसको छोटा करके ऊपर की तरफ बढ़ूं तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये आपका डेनमार्क, बाल्टिक सी है, देखा बाल्टिक सी देख रहे हो, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सब जो देख रहे हो ये बाल्टिक कंट्रीज होते हैं। यहाँ पर डेनमार्क भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, मेनली 3 होते हैं, बाकी तो आपको यहाँ पर देखा के बता ही दिया, मैप के जरिए समझा ही दिया। अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो वाह भाई वाह, वरना आपको अपने बेसिक पर बहुत काम करने की जरूरत है। विट वाटर सरेंड क्षेत्र, विट वाटर सरेंड क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सोना उत्पादक क्षेत्र है? मतलब ये जो आप विट वाटर सेंड क्षेत्र आप देख रहे हो, विट वाटर सेंड सरेंड क्षेत्र, ये यानी कि किससे, सोना के क्या नाम, उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है। एक पॉइंट तो यहां से ये बनता है। अब कह रहा है इनमें से किस देश से संबंधित है? ये देश है अपने आप में रूस, बोत्सवाना, कनाडा। तो जितने ने क्या दक्षिण अफ्रीका जवाब दिया वो सही कर ले। देखिए हर देशों के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। देखिए आपको पता है आज के डेट में सबसे ज्यादा चाय अगर कोई प्रोड्यूस कर रहा है सोना तो चीन। चीन इस समय विश्व में सबसे ज्यादा जो है चीन प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा सोना आज की डेट में किसके पास है तो यूएसए के पास आज की डेट में सबसे ज्यादा सोना है। होना अलग चीज है, प्रोड्यूस करना अलग चीज है। ठीक है, ओके। उसका देखो रसिया, रिजर्व की बात की जाए, विश्व में सबसे ज्यादा रिजर्व अगर किसी देश के पास है तो वो रूस है। ठीक है, रूस के पास सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और रूस के पास जो अभी डाटा है उसके अनुसार सबसे बड़ा रिजर्व सोना का इन्हीं 2 देशों के पास है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया में आपको पता है कर्नाटक से आता है। ठीक है, ओके ओके, क्लियर। चलो उसका देखो रसिया में आपका क्या है, क्रांसकनो यार्क काई, देखो रसिया में। उसका बोस्वाना में आपका जो है मुपाने माइन। ठीक है भैया, मुपाने माइन, ओके। ये जो आप देख रहे हो बोस्वाना का। कनाडा का दरअसल ओंटारियो और आपका क्या नाम है, क्यूबेक, ओंटारियो और क्यूबेक। ठीक है, क्यूबेक और ओंटारियो ये आपके कनाडा के कुल सोना उत्पादन का अकेले 78% इन्हीं 2 प्रोविंस से आता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है रूस का, यार एक तो उच्चारण करना बड़ा कठिन होता है, क्रैंस्नोयार्क्स, क्रैंस्क नो यार्क्स,
ठीक है। ये क्रैंक्सनोयार्स्क जो है ये आपके रसिया के गोल्ड माइन क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है भैया बताइए, इन चारों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइए। मैं यहाँ पर हर द्वीप के बारे में इसकी कौन से महासागर में इसकी लोकेशन है, मैं इसके बारे में आपको यहाँ पर इंडिकेट कर दूंगा। आप इसे जा करके खुद से एक बार प्रैक्टिस करिएगा। क्यों? क्योंकि भैया मैं यहाँ पर बता दूंगा तो आप देखकर भूल जाएंगे, मैं यहाँ को लोकेशन बता दूंगा तो आप जा करके मैप में अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे उसी बहाने आप कई चीजों को और उसी साथ क्या करते हैं रिवीजन कर लेंगे या देख लेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस खुद से करिएगा। मैं बताने को बता देता हूँ लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा तुम लोग भी थोड़ी मेहनत करो, सब चीज परोस के मत खाओ। तो यहाँ पर जितने लोगों ने देखो कौन सा सही है तो ये आप जान चलो क्वेटा। देखो एक क्वेटा, एक आपका क्वेटा जो है क्या नाम है पाकिस्तान में, लेकिन वो अलग चीज है। ये क्वेटा आइलैंड, यहाँ सारे आइलैंड की बात हो रही है। जो क्वेटा आइलैंड देख रहे हो ये आपके स्पेन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपके कौन से भैया स्पेन के अंतर्गत आता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्पेन में एक्चुअली आता कहाँ है। दरअसल स्पेन में जब तुम देखने जाओगे, ये आप देख रहे हो स्पेन, यहां पर देखो, यहां पर जो आप गिब्राल्टर देख रहे हो यहीं पर एक छोटा सा हिस्सा, यहां पर, यहीं पर, ठीक है, यहां पर एक छोटा सा हिस्सा है जो आप देखोगे कि स्पेन के अंतर्गत आता है। जी भैया, स्पेन का एक छोटा सा हिस्सा यहां पर आप देखोगे स्पेन के अंतर्गत आता है, जो मोरक्को से अपनी सीमा बनाता है। आपको पता है औपनिवेशिकवाद के समय से इन लोग का कहीं ना कहीं अपना ऐसे पड़ा हुआ है, तो उसी में से एक ये भी है। बाकी मैं यहां पर आपको अन्य के बारे में बता देता हूं। अन्य के बारे में जो आपका मेडेरिया आप देख रहे हो ये नॉर्थ अटलांटिक सी में, कौन से भैया, पुर्तगाल का ही है। ये नॉर्थ अटलांटिक सी में आपको ओशियन में देखने को मिलेगा। सी अलग चीज है, ओशियन अलग चीज है। ठीक है, उसके बाद फरो, फरो जो है आपको कहां देखने को मिलेगा भैया, फरो आपको साउथ पैसिफिक यानी कि दक्षिण प्रशांत महासागर में। ठीक है, साउथ पैसिफिक में आपको देखने को मिलेगा। ओके, और ये आपका न्यू कैलोडेनिया, तो न्यू कैलोडेनिया भी आपके भैया कहां पर, नॉर्थ अटलांटिक में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग एक काम करिएगा, इतना मैंने बता दिया, समझा दिया, सब कुछ डिटेल बता दी। अब एक आप लोग को भी जरूरत में वो बनता है कि आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कर लें। मुश्किल से इतना मैंने उंगली पकड़ के चला दिया ना कि आपको बस खाली अपने मोबाइल के डाटा में से मुश्किल से 3 MB 5 MB खर्च करना, बस आपका काम हो जाएगा। गुणवत्ता की दृष्टि से संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट ऊन अंगोरा होता है, जो किससे प्राप्त होता है बताइए, किससे प्राप्त होता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कई बार लोग गलती कर जाते हैं, मतलब इतना कंफ्यूज होकर गलती करते हैं, मुझे हंसी आते हैं। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, देखो ये आपके खरगोश से होता है। ये बहुत ही हल्का होता है, अच्छी खासी गर्मी होती है, महंगा बहुत होता है। क्योंकि क्या होता है ना, ये बहुत ज्यादा टाइम टेकन चीज है और इसी वजह से इसकी महंगाई बढ़ जाती है। क्योंकि क्या होता है, डिमांड और प्रोडक्शन का अंतर है। प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज्यादा है, डिमांड सप्लाई का अंतर आ जाता है। आपको पता है एक अंगोरा बकरी भी होता है, अंगोरा बकरी, अंगोरा भेड़ भी होता है। ठीक है, सॉरी बकरी होता है, अंगोरा बकरी। इससे जो प्राप्त होता है उसे मोहेर कहते हैं, क्या, MOHAIRS। ठीक है, ये आप जाने रहना। अंगोर आपका क्या नाम है, अंगोर बकरी भी होता है, गोट उसे मोहर, लेकिन जो अंगोरा आप ऊन देख रहे हो खरगोश से प्राप्त होता है, जो बहुत महंगा होता है। चलिए यहाँ पर बताइए, विचार करिए, यहाँ पर बताइए इन तीनों में से कौन सा जो है आपको सही सुमेलित लग रहा है, बताओ। अब भैया देखो, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक जरूर से जरूर कर दिया करें। बहुत बड़ी दिक्कत है आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और शेयर जरूर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। और सबसे बड़ी चीज है आप लोग लाइक नहीं करते हो, पता है इससे क्या दिक्कत हो रही है। मैं देख रहा हूँ आप लोग लाइक नहीं कर रहे, इससे थोड़ी दिक्कत आ रही है कि यूट्यूब को लग रहा है कि यहाँ पर बच्चे देख रहे हैं, खुश नहीं हो रहे हैं, या उन्हें क्लास पसंद नहीं आ रही, तो इससे वो आगे बढ़ा नहीं रहा है। तो भैया आप लोग से इतना ही है कि आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आप लोग के लाइक कमेंट से यूट्यूब को ये लगता है कि क्लास अच्छी लग रही है, आप उससे जुड़ रहे हैं। केवल व्यू जाना ही एक नहीं होता है, कभी कभी यूट्यूब का जो एल्गोरिदम वो इससे काम करता है कि आप उस पर कमेंट कर रहे हैं, आप उस पर लाइक कर रहे हैं, आप उसे शेयर कर रहे हैं, तो यूट्यूब उस चीज़ को और ज़्यादा प्रमोट करता है, और ज़्यादा इंप्रेशन लेकर आता है। तो यार आप लोग ये छोटा सा काम मैं कहता हूँ कर दिया करो, क्योंकि ये समय क्या जाता है, कुछ आपका कुछ नहीं जाता। ठीक है, उतना ही समय में आप पढ़ लोगे, उतने ही समय में आप सब कर लोगे। तो प्लीज़ हेल्प करिए हमारी, आपके लिए इतना दिल से लगे हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया 1 2 3, ये तीनों के तीनों सत्य हैं, इससे मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये तीनों सत्य हैं भैया, एकदम सीधा सा प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका का एक बंदरगाह नगर नहीं है, मतलब क्या कहते हैं,
पोर्ट सिटी नहीं है, यानी कह रहा है कौन सा एक जो है भैया पोर्ट सिटी नहीं है, पोर्ट सिटी नहीं है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है भैया, जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब किया जोहान्सबर्ग जवाब दिया। जोहान्सबर्ग देखिए ये अंदर स्थित, ये समुद्र से सटा हुआ नहीं है, ठीक है। जोहान्सबर्ग एक आंतरिक भाग में स्थित है, और बाकी सभी आप देख रहे हो तो ये दक्षिण अफ्रीका के क्या है भैया, पोर्ट सिटी है। ओके चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध टोबा झील, जी भैया विश्व प्रसिद्ध टोबा झील कहाँ पाया जाता है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दरअसल टोबा झील आपका क्रेटर लेक है। क्रेटर लेक आपको पता है क्या होता है ना, जो आपका जैसे पहले क्या होता है, एक बार ज्वालामुखी निकलता है, निकलने के बाद तो बंद हो जाता है, तो बंद होने के बाद सर्कुलर सा शेप बन जाता है ऐसे करके, तो यहीं पर भैया आपके लेक का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये क्रेटर लेक होता है, ये आपके इंडोनेशिया में। जी भैया इंडोनेशिया का जो आपका सुमात्रा है उसी में जो है ये स्थित है। यह झील 100 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी है। कितनी, 100 किलोमीटर लंबी, ठीक है, और 30 किलोमीटर क्या होता है चौड़ी, और 505 मीटर गहरी है। सोचो कितना जो है ये डीप है भैया, बहुत बड़ा यार 100 किलोमीटर तो। चलिए कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आप देखते होंगे यहाँ पर जो क्लास चलाई जाती है फेल फैक्ट टू फैक्ट क्लास जानकारी, और जितना कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी सके, ये मेरा लक्ष्य होता है, जिससे आपके पास जो अपना समय बचे उसमें आप रिवीजन कर सकें। और जो 2 क्लासेस शाम को 4 बजे सुबह 10 बजे लाई जाती है उसमें आपके और भी ज़्यादा क्या काम अच्छे से हो सके। तो यहाँ पर जितने लोगों ने असत्य का यहाँ पर सही जवाब क्या दिया भैया, जो असत्य है वो आपका 1 और 2 है, ठीक है। देखो इसमें बात सही है, 11% जो है उनको मिलता था, बाकी 89% सरकार के पास जाता था। और यह व्यवस्था बंगाल में लागू की गई थी 1793 में, जबकि भैया आपको पता है ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा ये बंगाल में नहीं, बिहार उड़ीसा उत्तरी कर्नाटक के कुछ भागों में भी लागू की गई थी, ठीक है। और इसमें जो है जी भैया इन्हीं को वास्तविक शासक माना जाता था, जो आपके भूमि क्या होते थे, जमींदार को जो है क्या माना जाता था, भूमि का वास्तविक शासक वास्तविक स्वामी माना जाता था, ठीक है। ओके चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी शासन के दौरान प्रारंभ किए गए नागरिक सेवा यानी क्या कहते हैं सिविल सर्विसेज, ठीक है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, बताइए। चलिए भैया जवाब दे, इसका सही जवाब क्या होगा। आपके सामने 3 कथन है भैया, चलिए पूरा पढ़िए जवाब दीजिए, पूरा पढ़िए, टाइम लीजिए, परेशान मत होइए, इतना समय मिलता है आप लोग को पेपर में, इतना पढ़ने का समय मैं भी दूंगा। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की हुई है तो तुरंत आपको जवाब आ जाना चाहिए, ठीक है। जी भैया तीनों कथन पढ़ लिए, इतनी देर में मैं पढ़ लेता, बताइए अब क्या होगा जवाब। जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, सी दिया भैया, केवल 3, यानी कि जो आप देख रहे हो ये भैया गलत है, बाकी सब क्या है सही है, ठीक है। तो जो असत्य है वो आपका तीसरा है। क्यों, क्योंकि भैया आपको देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पर 1800 में इसकी स्थापना की गई थी, जो फोर्ट विलियम की प्रशिक्षण के लिए, लेकिन बाद में इसका विरोध हुआ था, तो ये फिर इंग्लैंड में ही परिचय जो है 1806 में फिर जो है आपके इसे कोलकाता से ले जा करके लंदन में ही किया जाने लगा, ठीक है। ईस्ट इंडियन कॉलेज में प्रशिक्षण देने का काम शुरू हुआ, जो हैलीबरी में था इंग्लैंड के, ठीक है। बाकी दोनों कथन सही है। चलो भारत में आधुनिक न्याय प्रणाली, जी भैया आप जो आज देख रहे हो अभी तो नया आ गया इंडियन करके कुछ, भारतीय न्याय संहिता, पहले जो आया था तो उसमें काफी चीजें हैं, इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है, जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, आपका बी, क्या भैया 2 और 3, यानी कि पहला कथन सही है कि इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने प्रारंभ किया था, कॉर्नवालिस ने क्या सुदृढ़ रूप प्रदान किया था। लेकिन फिर यहाँ पर जो अन्य 2 कथन कह रहा है वो पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दीवानी और फौजदारी न्याय के लिए श्रेणीबद्ध संगठन के माध्यम से न्याय को सुनिश्चित किया जाता था, और जिसमें दीवानी न्याय अदालत जो होता था उसमें भारतीय पारंपरिक कानून को लागू किया गया, जबकि फौजदारी अदालतों में मुस्लिम कानून के संशोधित रूप को लागू किया गया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो असत्य है वो आपका कौन सा है भैया, आपका दूसरा और तीसरा। ओके समझ गए, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुषाण वंश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा भैया।
तो आपको पता है भैया कुषाण वंश के प्रमुख शासक कनिष्क थे। कनिष्क ने जो है यहाँ पर महायान शाखा को, यहाँ पर आप जानिए महायान शाखा को जो है प्रदान किया था। बाकी सारे सत्य हैं, तो दो और एक और दो ये जो है सत्य है, तीसरा गलत है। बाकी ये भैया देवपुत्र लेते थे और छत्र प्रणाली भैया बिल्कुल चलाते थे। ठीक है, शंकराचार्य के बारे में कौन सा कथन असत्य है, जवाब दीजिए। तीन कथन यहाँ पर दिए गए हैं, बताइए तीनों में से कौन सा कथन असत्य है, जवाब दीजिए। चलिए, यह बहुत ही डायरेक्ट बेस्ड प्रश्न है। इन सब प्रश्नों में अगर आप गलत करते हो तो कैसे काम चलेगा बताइए। बहुत ही सुंदर सा और आसान सा प्रश्न है। तो जितने लोगों ने क्या एक और तीन जवाब दिया उस सही का। देखिए भैया, इनका जन्म केरल में हुआ था, ये बात सही है। और इन्होंने क्या अद्वैतवाद की बात की थी, किसके भैया, अद्वैतवाद की बात की थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि आत्मा और परमात्मा में अभेद की स्थिति है। भेद नहीं है, अभेद है भैया। ठीक है, परमात्मा और आत्मा में जो है अभेद की स्थिति है, उन्होंने ये कहा था। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, बताइए। असत्य कौन सा कथन है, जवाब देना है यहाँ पर आपको। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जो गलत है वही सही है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है भैया, बी, दूसरा और तीसरा। देखिए भैया, यहाँ पर तीन जो है स्वतंत्रता के बात तो की गई थी, वो कौन से थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लेकिन यहाँ पर जो स्वतंत्रता की बात की गई थी वो पांच थे। कितने थे भैया, पांच थे। पांच कौन कौन से थे आपके, यहाँ पर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और वहीं जो है समता की बात की गई थी तो प्रतिष्ठा, वो दो थे, प्रतिष्ठा और अवसर। कौन से थे भैया, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा कथन असत्य है, जवाब दीजिए। कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पर जवाब दीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। पॉलिटी के प्रश्नों में अगर आपको कहीं से भी, अब ये सब प्रश्न अगर आपको दिक्कत लग रहे हैं, जवाब नहीं समझ में आ रहे हैं, आप मेरी पॉलिटी की प्लेलिस्ट देखिए, मैंने बनाई हुई, आप जाकर के वहां पर पढ़ना चालू कर दीजिए। अभी इतना समय है, अभी उसमें क्लासेज और भी आएंगी जो बचे हुए हैं, कि आप इतना तैयार कर लोगे उसके बाद कि आप एक भी प्रश्न, ये सारे प्रश्न तो आपको हलवा लगेंगे, क्योंकि वहां पर एक एक प्रश्न को मैंने इतना डिटेल में कवर किया हुआ है, समय को ध्यान में रखते हुए। समय भी बचत किया है, डिटेल में एक्सप्लेन भी किया, और मजेदार प्रश्नों से आपको सॉल्व भी करा है। तो आप खुद जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए तब जानिए, क्योंकि बताने से क्या फायदा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या एक और दो जवाब दिया उस सही कर लीजिए। अनुच्छेद जो है 22 के आपके दो अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें गिरफ्तार, इसमें बिना किसी चीज के आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है कि आप भविष्य में ऐसी गलती करेंगे ये सोच करके। ठीक है, चलो 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को जो है यहाँ पर कहाँ कहाँ अपनाया गया है, बताइए। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को कहाँ कहाँ अपनाया गया। देखिए भैया, मेरी क्लास में आपको एक चीज समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर जब विषयवार क्लास लेकर के आता हूँ, तो इसीलिए मैं जो है यहाँ पर चीजों को बताता हूँ, समझाता हूँ, लेकिन वहीं पर रुक जाता हूँ जहां मुझे लगता है कि मैंने ऑलरेडी इसके लिए मेहनत कर दी है। अब आपको लगता है कि इसी में सब कुछ हो जाए, तो एक ही जगहों पर सब चीज को पाना आसान नहीं होता, क्योंकि अगले को भी वो चीजें, क्योंकि अभी मैं बहुत लंबी क्लास कर दूंगा तो भी आपके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं आप यहां पर आए, जल्दी जल्दी पढ़ें, अपनी रिवीजन करें, अपने आप समझो, जाएं, अपनी मेहनत करें। आपको जो चीजों में दिक्कत हो, आप विषयवार क्लास चलती है उसमें आकर के जुड़े, वहां पर देखिए प्लेलिस्ट बनी है, वहां से सीखें। तो ये एक स्ट्रेटजी है कि आपका समय बचे, प्रोडक्टिविटी की मेरा ध्यान है। तो राष्ट्रपति और विधान परिषद, ठीक है, तो इन दोनों जगहों पर है, तो इन्होंने क्या एक और चार जवाब दिया, वो सही कर ले। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। चलिए यहां पर बताइए, विशेष उपबंध, आपको पता है अनुच्छेद 370 ही नहीं, ऐसे अनुच्छेद 371 के अंतर्गत भी बहुत सारे राज्यों को विशेष जो है उपबंध के अंतर्गत उनको विशेष सुविधा दी गई थी। ठीक है, तो उन्हीं बात की गई है। ये सब कुछ राज्य हैं, बताइए किस अनुच्छेद से इनका संबंध है, बताइए कौन सा सही सुमेलित है भैया। तो भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब किया था, कौन सा सही सुमेलित है, तो भैया ये उपयुक्त चारों जो है सही सम्मिलित है, तो इसमें आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना। चलो कौन सा कथन सही है आपातकाल के संबंध में, बताइए। चलो जवाब दो, पढ़ो पढ़ो, पूरा पढ़ो, पूरा बोर्ड में खाली छोड़ दो ना, पूरा पढ़ो और ध्यान से बताओ क्या होगा। पूरा बोर्ड मैंने खाली छोड़ दिया है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। पहला कथन, दूसरा कथन, ठीक है। अब सही पूछ रहा है, तो यार एक चीज बताऊं,
यहाँ पर इसका जवाब डी होगा, क्योंकि यहाँ पर कथन सही है, बस यहाँ पर अनुच्छेद 365 कर दो, यहाँ अनुच्छेद 355 कर दो, बस बाकी कथन सही है। ठीक है, 365 के अंतर्गत ये कहा जाता है, 355 के अंतर्गत ये कहा जाता है, बाकी चीजें सही थी। अगर आप इसको नहीं समझे तो आपकी गलती। वायु अपर्दन, जी भैया वायु अपर्दन यानी क्या कहते हैं, विंड इरोजन। ठीक है, विंड इरोजन से आप बताओ कौन कौन सा लैंड फॉर्म जो है बनता है, बताओ विंड इरोजन से कौन कौन सा लैंड फॉर्म बनता है, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। थोड़ा सा भी अगर आपके दिमाग में याद आ रहा होगा तो आप समझ जाएंगे। तो भैया विंड इरोजन से आपका कौन कौन सा बनता है, जो हवा से, तो भैया उसका सही जवाब है क्या, 4 5 6 यानी कि बी। जितने लोगों ने क्या बी जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, लोयस ले लो, बरखान ले लो, बालू का स्तूप ले लो। ठीक है, सारी चीजें जो है आपके वायु जो आप देखते हो वायु से उठ करके जाती हैं तो उससे निर्मित होता है। ठीक है, वायु अपर्दन से। भूमध्य सागर में पाए जाने वाला ज्वालामुखी किस पेटी यानी कि श्रृंखला से संबंधित है, बताओ इन चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा। फिर कह रहा हूं भैया, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर से जरूर कर दिया करो, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं जब इतनी बड़ी बड़ी चीजों से प्रश्नों में, अब मेरे जैसे 2 प्रश्न पहले मैं देख रहा हूं, उसमें क्या समझाऊं, उसमें प्रश्नों में ही इतना डिटेल में बता दिया है कि मैं अगर उस पर कुछ बोलूं तो केवल टाइम वेस्ट जाए, क्योंकि उसने 355 365 के बारे में ऑलरेडी इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। मैं सोच रहा हूँ क्या बोलूं, आगे भी क्या बोलूं। बोलने के लिए होता है ना कि उसके संबंधित फैक्ट्स होने चाहिए, उस प्रश्न में ही पूरे फैक्ट्स दे दिए गए। अब जब फैक्ट्स दे दिए गए उसमें मैं क्या बोलूं फालतू का। देखिए आपको मैं फिर कहता हूं ना, किसी प्रश्न में पीएचडी नहीं कराना मुझे पसंद है। मैं इतना ध्यान, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इतने अच्छे से 3 4 बार देख लिया है कि मुझे पता है कितना बोलना, कहाँ बोलना, रुकना है। क्योंकि ज्यादा फालतू का बताने से फायदा नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो हेल्पफुल नहीं है उसे ज्यादा ज्ञान दे करके मुझे अपने आप को ज्ञानी नहीं सिद्ध करना है। मुझे आपके लिए बस आपको तैयार करना, इतना मेरा लक्ष्य है, जो आपको सही चीजें और एक्चुअल और मात्रा में देने की जरूरत है। ज्यादा दवा देने से भी रिएक्शन हो जाता है, तो मुझे ज्यादा नहीं देना है, एक्चुअल देना जो तुम्हें सही कर दे, वही काम हो रहा है। तो जितने ने क्या यहाँ पर मध्य महाद्वीपीय पेटी, जी भैया मध्य महाद्वीपीय पेटी जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, आपको पता है जो आपका ज्वालामुखी है भूमध्य सागर में, स्ट्रॉम वैली, विसुवियस, एटना, ये सब जो है महाद्वीपीय मेखला में पाए जाते हैं। और ये मेखला आइसलैंड के जो हैकला पर्वत से प्रारंभ होती है और ये इटली, कॉकेकस और हिमालय से आगे बढ़ती हुई म्यांमार के दक्षिण में जाकर प्रशांत महासागरीय पेटी में मिल जाती है। ठीक है, तो म्यांमार के दक्षिण से होते हुए, मतलब सोचो आइसलैंड से चालू हुई है। चलो मैं दिखा दूं मैप के जरिए छोटा करके। ठीक है, छोटा करके ही दिखा पाऊंगा। चलो यहां पर, ठीक है, इससे छोटा नहीं होगा। मतलब ये कह रहा आइसलैंड से यहां पर चालू हुई है और यहां से होते हुए ये चल करके ऐसे इंडिया, इंडिया के थ्रू फिर यहां पर क्या है आपका म्यांमार, म्यांमार के दक्षिण से फिर यहां पर कहा, यहां पर आके आपका पैसिफिक में, क्योंकि यहाँ इंडिया है, इसके बाद यहाँ पैसिफिक लग, यहाँ आकर के आगे ये जो है होती है। समझ गए कहां से कहां तक। चलो आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्लास को खत्म करते हैं। धार्मिक स्थल के पास मानव बस्ती का कौन सा रूप पाया जाता है, आपको देखते हैं ह्यूमन सेटलमेंट पे ये प्रश्न है, ज्योग्राफी संबंधित। बहुत कम लोग इसको जो है सही से समझ पाते हैं इस टॉपिक को, तो थोड़ा सा मैं इस पे आपको बताऊं। सेटलमेंट क्या है, सेटलमेंट होता है लोगों का बसना, कि लोग किस प्रकार से बसते हैं। आप देखे होंगे गांव में जो लोग बसते हैं वो आयताकार, चौकपट्टी, निहारिका, रैखिक। तो यहां पर देखिए जब धार्मिक स्थल होता है तो वहां पर आप देखेंगे वृत्ताकार रूप में, यानी कि अगर यहां पर मंदिर है तो आप देखोगे इसी के आसपास में जो है चारों तरफ विकास हो जाता है। जैसे आप देखोगे क्या नाम है, जहां पर फैक्ट्रीज होते तो फैक्ट्रीज के देखोगे, टाउन हो गया, कुछ ऐसी चीजें उसके चारों तरफ हो जाता है। ठीक है, रैखिक प्रतिरूप कहां होता है, जहां पर से जब ये रोड जाता है तो रोड के साइड साइड में आप देखोगे रैखिक होता है। आयताकार कब होता है, जहां पर भैया सड़कें एक दूसरे को काटती हैं तो वहां पर ऐसे आपका क्या नाम होता है ये। चौकपट्टी क्या होता है, जहां पर सड़कें एक दूसरे को तिकोना रूप में काटती हैं, ऐसे काटती वहां पर। ठीक है, तो ये भैया जो इसके तरीके होते हैं ये सेटलमेंट के, बस इतना ही पूछता है और ज्यादा कुछ नहीं, कि किस प्रकार से कहाँ क्या सेटलमेंट हो सकता है, यही आपको जानने की जरूरत होती है। और ज्यादा इससे ज्यादा नहीं पूछता है, क्योंकि आईएएस में भी इससे ज्यादा नहीं पूछता है, तो आपसे क्यों पूछेगा भैया। मैं जब बाकी जो ज्योग्राफी का ऑप्शनल लिखते हैं उनसे पूछता है, तो आपको ऑप्शनल तो लिखना नहीं, क्योंकि आप में ऑप्शनल तो ज्योग्राफी होगा ही नहीं।
नहीं, यूपी स्पेशल होता है वो आपको देना है, ठीक है। तो चलिए इसी साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। फिर जाने से पहले लाइक नहीं किया लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, और हाँ अगर मेरी क्लास पसंद आई तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दो, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। और किसी भी दिक्कत हो तो आप मेरा चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 7905095134, इस पे आप लोग जरूर से जरूर मैसेज कर सकते हैं, यहाँ से आप मुझसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। बाकी मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है KG Love Simplicity, जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझसे स्वयं जुड़ सकते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू, हैव अ गुड डे।